हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2024 का फिज़िक्स का पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, सेक्शन ए में हमें एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है हमें डिस्क का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क कितना होता है स्टूडेंट्स? mr²/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है यहाँ पर हमसे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज L0m1t⁻²। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स थर्ड सब क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है। फेज डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है? π/2 रेडियन का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point against the direction of electric field is known as। तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिफ्थ, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी नीड टू। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सिक्स्थ। यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज then kinetic energy of the emitted photoelectron will be more than 2 times its initial value. Option C will be the correct answer. ठीक है, seventh, in a cyclic process if delta U is equal to internal energy, W is equal to work done and Q is equal to heat supplied। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमें बताना है साइक्लिक प्रोसेस का रिलेशन क्या होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड रहता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 सब क्वेश्चन देखो। यहाँ पे हमसे क्या कहा है। द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 50 एम्पियर टू 10 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 20H। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। यहाँ पर हमें इंड्यूस्ड EMF फाइंड आउट करना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8000 वोल्ट। यहाँ पे 9th, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉम्ब of a second's pendulum when it is 6 centimeter from its mean position and amplitude of 10 centimeter is। so इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 8 पाई रेडियन, ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, 10th, यहाँ पे देखो इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 20th ब्रेथ बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 1.2 centimeter। विदाउट चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप द डिस्टेंस ऑफ 30th ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल बैंड विल बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है ना। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो हमसे पूछा है। द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो देखो यहाँ पर इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। द फोर्स अप्लाइड टू एन आइटम इन कर्वीलिनियर मोशन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेशन और रोटेशन एक्सिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स के यहाँ पर डेरिवेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज F इज इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ पर F क्या डिनोट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। M क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। V क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। एंड R क्या है? हमारा रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेकेंड, वाई अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्सड विथ वाटर टू वॉश क्लोथ। डिटर्जेंट पाउडर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग क्लोथ्स को वॉश करने के लिए? सो देखो, अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्सड विथ वाटर to wash clothes. Due to this, the surface tension of water decreases and water makes good contact with the fabric and is able to remove tough stains.
यहाँ पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है वाटर का, तो उसके वजह से जो सर्फेक्टेंट है उसका फैब्रिक के साथ में अच्छा कांटेक्ट आ जाता है, तो उस वजह से जितना भी डर्ट वगैरह लगा है वो क्लीन हो जाता है, तो इसलिए हम डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट इज़ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, write the formula for torque acting on rotating current carrying coil in terms of magnetic field, in terms of magnetic dipole moment in vector form। सो टाउ का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर टॉर्क का। सो टाउ इज इक्वल्स टू एन अपॉन ए बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई ए वेक्टर इंटू आई बी वेक्टर। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पर जो सब क्वेश्चन 4 है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स नेक्स्ट। इसमें देखो यहाँ पर 5th में हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है, 0 होती है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज़ सराउंडिंग इन थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में सराउंडिंग क्या होता है, तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम होता है थर्मोडाइनमिक्स में उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, सराउंडिंग इन थर्मोडाइनमिक्स मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 7th। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू ई वी नॉट होता है, ये हमें पता है। जो हमें वी नॉट है डैट इज़ हमें जो स्टार्टिंग डैट इज़ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, सो वी नॉट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5 करेंगे। सो वी नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर, के इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछे थे, तो ये ई की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वी नॉट की वैल्यू एज इट इज़ रखे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो 8th में हमसे क्या पूछा है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 5 μF and 10 μF respectively are connected in series. Calculate the resultant capacity of the combination. So देखो अगर हम लोग कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल वाला जो एक्सप्रेशन है वो वाला आ जाएगा। ठीक है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 कितना दिया हुआ है 5 μF है और C2 कितना है 10 μF है, तो C1 1/5 प्लस C2 1/10। इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में 3.33 वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो लास्ट में यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना भी है स्टूडेंट्स आपको, द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज़ 3.33। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो सेक्शन ए है वो पूरा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे क्या कहा है, एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम बाय हीटिंग इट। यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है अगर हम लोग सिस्टम को हीट कर रहे हैं, तो उसका आंसर देखिए इस तरह से आएगा, व्हेन थर्मोडाइनमिक सिस्टम सच एज गैस इज हीटेड इट्स इंटरनल एनर्जी टिपिकली इंक्रीजेस। Internal energy refers to total kinetic energy and potential energy of particles within system. Heating of gas increases its internal energy primarily and transferring energy to gas particle in form of heat. This additional energy causes gas molecules to move faster, leading to increase in kinetic energy. Additionally, heating can also lead to increase in potential energy of gas molecules as intermolecular forces between them weaken, allowing them to move apart. From a thermodynamic perspective, change in internal energy delta U of gas due to heating can be quantified by first law of thermodynamics. First law of thermodynamics क्या स्टेट करता है स्टूडेंट्स, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W होता है। ठीक है, सो जहाँ पे डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, Q क्या है, हीट एडेड टू द सिस्टम एंड W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अभी यहाँ पे अगर हम लोग गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है इट इज़ इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q।
This means that all the heat supplied to the gas goes to increasing its internal energy. ओवरऑल व्हेन गैस इज हीटेड इट्स इंटरनल एनर्जी, कभी भी कोई भी गैस को हम हीट करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. अगर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो यहाँ पर फिर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी एंड उसी के साथ में फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. ठीक है. When a gas is heated, its internal energy increases due to absorption of heat energy, leading to higher kinetic energy and potentially increased potential energy of gas particles. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है. मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे हमसे क्या कहा है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल. ठीक है. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइगन्स प्रिंसिपल में जो वेव फ्रंट का, स्पेरिकल वेव फ्रंट का जो डायग्राम है उसे हमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है वैसा भी करके लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो एंड थोड़ा सा उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब भी कर सकते हो. सो हाइगन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट, इसमें हमें क्या करना है, कंसिडर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एज in a homogeneous isotropic medium. Light waves travel at same velocity in all direction. After time t, the wave will have reached at all points vt away from us. This is the xy spherical wavefront. Let a, b, c and so on represent the points on the wavefront. यहाँ पर देखो ये ऐसे एक wavefront ड्रॉ कर देना है आपको. ये एक x है और ये y है. सो ये वाला क्या है, स्पेरिकल wavefront है एट टाइम t. और फिर ये जो x डैश है और ये जो y डैश है ये स्पेरिकल वेव है आफ्टर टाइम टी. ठीक है. सो इस तरह से यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा है, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है, उसके एसआई यूनिट लिखने हैं, उसके डायमेंशन लिखने हैं. सो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो रहता है उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. ये देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन. इट इज़ द magnetic specimen of volume V acquires net magnetic dipole moment m due to magnetic field. Then m is equals to m net by V. ठीक है. सो m जो है मतलब जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर पर मीटर है. ठीक है. सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है यहाँ पे. सो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक m मास का पार्टिकल लेना है जो कि एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अबाउट इट्स मीन एक्सिस 0 एट एनी इंस्टेंट टी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्स एज शोन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. यहाँ पर फिर ये ऐसा डायग्राम आ जाएगा. बाय डेफिनेशन हम f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स से कंसिडर करते हैं, जहाँ पर k जो है ये क्या हो गया, हमारा फोर्स कांस्टेंट हो गया. सो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt होता है. अब dv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं. तो d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में, d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. वही यहाँ पर हमें अभी क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है. सो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. ये क्या होगी, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. सो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एक था हमारे पास में फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए था और एक फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स था. ठीक है. सो दोनों को यहाँ पर हम लोग ने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया एक दूसरे से. सो जो सेकंड इक्वेशन आई थी हमारी m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स. फिर इसे हम लोग ने क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर वो वाली टर्म यहीं पर रखी, m को यहाँ पे नीचे लेके चले गए, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स. फिर माइनस के बाई एम इंटू एक्स को एलएचएस में लेके आ गए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन
3 हो गई। अभी के बाय एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ पर दूसरी एक और इक्वेशन ऑब्टेंड हो गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इक्वेशन 3 एंड 4 रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर हार्मोनिक मोशन। हम लोग डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 बोले तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड के बाय एम को सिर्फ ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है, A galvanometer has a resistance of 30 ohm and its full scale deflection current is 20 microampere. What resistance should be added to it to have a range of 0 to 10 volt? सो यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहाँ पे हमसे जो वोल्टेज डिवीजन है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यूज़ करना है। सो द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर व्हेन इट्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू आई आर बोलता है ना। सो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक इज इक्वल्स टू आई ऑफ गैल्वेनिक करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो वी गैल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, आई गैल क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर जो कि 20 माइक्रो एम्पियर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड आर गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जो कि 30 ओम, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वी गैल इज इक्वल्स टू 20 माइक्रो एम्पियर एंड आर गैल इज इक्वल्स टू 30 एम्पियर। सो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम लोग ने वी गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर ये फाइंड आउट कर लिया जो कि कितना है हमारे पास में 0.6 माइक्रो एम वी आ गया, ठीक है। सो अब ये एम वी आया, सो एम वी इज इक्वल्स टू 10V माइनस 0.0006 वोल्ट किया हम लोग ने माइक्रो वोल्ट को। सो इसका आंसर कितना है हमारे पास में 9.99994 आ गया। फिर यहाँ पर ओम्स लॉ हम लोग ने अगेन फिर से अप्लाई किया, V इज इक्वल्स टू आई आर, फिर आर एड इज इक्वल्स टू वी एड अपॉन आई गैल्वेनोमीटर किया। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हमारे पास में जो रेसिस्टेंस है वो कितना आ गया, 49970 ओम्स आ गया, ठीक है। सो अ रेसिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 499.97 and kilo ohms should be added to the galvanometer to have a range of 0 to 10 वोल्ट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ने 10 वोल्ट क्यों यूज़ किया, क्योंकि मिली वोल्ट को यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में कहा था कि 0 से 10 वोल्ट के रेंज में फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज आया अक्रॉस गैल्वेनोमीटर उसको हम लोग ने 10 वोल्ट से माइनस किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमसे बायोट-सावर्ट लॉ जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, ठीक है। सो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा कि कंसिडर एन आर्बिट्री शेप वायर कैरिंग अ करंट आई। एक आर्बिट्री शेप वायर आप लोग को कंसिडर करनी है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये जो डी एल है इट बी द लेंथ एलिमेंट अक्रॉस द वायर, द करंट इन दिस एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द वेक्टर, यही वाले डायरेक्शन में हमारा करंट भी आ जाएगा, लेंथ वेक्टर डी एल विच प्रोड्यूसेस डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये जो डी एल है ये डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, डी बी डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर। फिर उसके बाद में द करंट कैरिंग वायर ऑफ आर्बिट्री शेप। फिर कंसिडर अ पॉइंट पी, यहाँ पर हम लोग को एक पी पॉइंट कंसिडर करना है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एलिमेंट डी एल। The net magnetic field at point P can be obtained by integrating, that is summing up of magnetic field dB produced by the current I in the element dl is dB is equals to, ये वाली इक्वेशन हमारे पास में obtained हो जाएंगी, dB is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना स्टूडेंट्स, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। ये देखो ये जो थीटा है ये क्या है, ये डी एल और आर के बीच का एंगल है, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ये भी हो सकती है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली पाई की वैल्यू पुट करने के बाद में 1.26 इंटू 10 टू द पावर -6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर इज डिक्टेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर। सो वैक्टरली इसे हम लोग डी बी जो है उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। सो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेन हुई दैट इज डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारी,
सादी वाली, सो इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर जो हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन ऑब्टेन किए, दोनों को हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ कह सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, ड्रॉ इट्स सर्किट मॉडल। सो यहाँ पर देखो लाइट एमिटिंग डायोड हमसे पूछा है कि वो क्या होता है। सो द लाइट एमिटिंग डायोड और LED as it is more commonly called as a diode which emits light when large forwarded current passes through it। सो इस तरह से ये लाइट एमिटिंग डायोड की डायग्राम आ जाए। सो इस तरह से ये लाइट एमिटिंग डायोड डेट इज़ LED की यहाँ पर ये डेफिनेशन आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 60 मीटर फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁵t at a speed of 500 meter per second. Calculate EMF induced between the tips of wing of aircraft। तो यहाँ पर हमें EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लेना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डेट इज़ B जो है वो हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻⁵। स्पीड भी हमें दी हुई है 500। और फिर यहाँ पर हमें जो लेंथ है वो भी हमें कितनी दी हुई है, वायर स्पैन जो है वो भी हमें कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग EMF फाइंड आउट करना है हमें। सो EMF का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे यहाँ पर BVL, वो अप्लाई करके इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके EMF की वैल्यू कितनी आ जाएंगे हमारे पास में 1.8 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड डिराइव करना है ऑफ अ व्हीकल मूविंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। Vmax इज इक्वल्स टू √μRG वाला इक्वेशन जो है वो वाला यहाँ पर हमें डिराइव करना है, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ हम सॉल्व करेंगे। टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड Vmax ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक विदाउट स्लिपिंग, वी कंसिडर द बैलेंस बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच प्रिवेंट स्लिपिंग। इक्वेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड जो होता है इट इज़ बेसिकली गिवन बाय Vmax इज इक्वल्स टू √μRG, जहाँ पर Vmax जो है वो मैक्सिमम स्पीड है, μS जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ट्रैक, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड R क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻² meter square with a velocity of 3 × 10⁻⁻² meter per second when it rests on 0.5 × 10⁻³ meter thick layer of glycerin। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन। सो यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है ग्लिसरीन का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो गिवन लिख लेना कि फोर्स आपको 0.5 न्यूटन दिया हुआ है, एरिया 10⁻⁻² दिया हुआ है, V0 जो है वो हमें 3 × 10⁻⁻² दिया हुआ है, y भी हमें 0.5 इंटू इतना दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट से पहले dy जो है वो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद में जो विस्कस फोर्स है F इज इक्वल्स टू नीटा A इंटू dv/dt। सो ये वाला हम लोग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नीटा फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें बाकी सब चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो नीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, नीटा इज इक्वल्स टू F/A इंटू dv/dy। सो यहाँ पर सभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखो द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना आ गया हमारे पास में, अप्रॉक्सीमेटली 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होता है यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 में देखो हमसे क्या पूछा है कि 2 टर्निंग फॉक्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दिस वेव्स पूछा है हमें, डिफरेंस पूछा है इन दोनों वेवलेंथ के बीच का, ठीक है। सो इसे हम N1 कंसिडर कर लेंगे, इसे हम N2 कंसिडर कर लेंगे, और ये हमारा V दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो V इज इक्वल्स टू N लैम्डा होता है।
सो v इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 विच इज़ इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये n2 जो है वो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो हमारी सेकेंड वाली ज़्यादा है, n2 ग्रेटर देन n1 है, और लैम्डा 1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन, तो देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लैम्डा 1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन लैम्डा 2। सो देखो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे कि n1 n2 की वैल्यू दी हुई है हमें 320 हर्ट्स और 344 हर्ट्स रिस्पेक्टिवली। फिर v वेलोसिटी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है विच इज़ इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, n1 लैम्डा 1। n2 की जो वैल्यू है वो हमें n1 से ज़्यादा दी हुई है, सो देयरफॉर लैम्डा 1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन लैम्डा 2, ये हम कह सकते हैं। सो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2। सो यहाँ पर सभी वैल्यूज साइमल्टेनियसली सब्सटीट्यूट करके आपको लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 जो कि आपको डिफरेंस का यहाँ पे वैल्यू बताना था, डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ वेव्स जो बताना था, वो आप लोग लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इस तरह से आप साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी फाइनल हमारे पास में 0.06 मीटर आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी यहाँ पर सॉल्व होता है। मूविंग फॉरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा है, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट n1, थर्ड ऑर्बिट n3 ऐसा दिया हुआ है हमें। देन हाइड्रोजन एटम की वो बात कर रहे हैं। फिर h की जो वैल्यू है वो 6.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहाँ पर n1 फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, यहाँ पर n3 जो है ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लोग L इज इक्वल्स टू एम ई इंटू वी आर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ऐसा भी होता है। सो यहाँ पर L1 जो है हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का है तो उसके लिए हम लोग L1 अप्लाई करेंगे। L1 इज इक्वल्स टू एम ई इंटू V1 R1 इज इक्वल टू N1H अपॉन 2 पाई, और L3 थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है ना, वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर L3 जो है वो एम ई इंटू V3 इंटू R3 इज इक्वल्स टू N3H अपॉन 2 पाई आ गया। सो L3 माइनस L1 ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, हम लोग L3 माइनस L1 कर रहे हैं। सो एम ई V3 माइनस R3 माइनस एम ई V1 इंटू R1 विच इज़ इक्वल्स टू N3H अपॉन 2 पाई माइनस N1H अपॉन 2 पाई। अभी H अपॉन 2 पाई यहाँ से हम लोग ने कॉमन ले लिया, N3 माइनस N1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। N3 माइनस N1 में यहाँ पर अभी N3 की वैल्यू कितनी है 3 है, थर्ड ऑर्बिट से जा रहा है, और N1 फर्स्ट ऑर्बिट से जा रहा है तो 1 आ गई। तो H अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, टी क्या आ जाएगा 2H इज इक्वल्स टू 2 पाई, 2 कैंसिल, H अपॉन पाई दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देगी। यहाँ पर H की वैल्यू कितनी है 6.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होती है, एंड पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद में जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना है 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना था, L3 माइनस L1 फाइंड आउट करना था। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से यहाँ पर आपका जो सेक्शन बी है वो भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 200 टन्स, मतलब n इज इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है, ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, r जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, करंट जो है वो 0.5 एम्पियर हो गया है, passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil? magnetic field at the center of the coil का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R होता है, ठीक है। सो म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है, एंड नंबर ऑफ टन्स 200 दिया हुआ है, करंट I जो है वो 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, एंड रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पर पहले गिवन लिख लेना, n इज इक्वल्स टू 200, रेडियस आर 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग को फिर मीटर में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 0.5 मीटर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ये होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा था यहाँ पर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R होता है। सबकी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 t आ जाएगा, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 t।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारा कंप्लीट है. मूविंग टूवर्ड्स नाउ क्वेश्चन नंबर 16. डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या आ जाएंगी. देखो स्टूडेंट्स, द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो इस तरह से ये आपकी सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन आ जाएंगी. देन पेज नंबर 307 पे स्टूडेंट्स आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये दिया हुआ है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो पेज नंबर 307 पे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है. सो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सभी पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज आंसर में मेंशन करना है. ठीक है. सो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, अ टिपिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिस्ट ऑफ एन glass tube with a quartz window containing a photosensitive metal plate, the emitter E, and another metal plate, the collector C. Both emitter and collector are connected to voltage. A potential difference of V as measured by the voltmeter is maintained between the emitter E and the collector C. When the anode potential V is positive, it accelerates the electron, and when the anode potential V is negative, it retards the electron. This is known as retarding potential. A source S of monochromatic light of sufficiently high frequency is used. फिर उसके बाद में ये वाली जो डायग्राम दी हुई है ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स आपको. उसके नीचे में वो फिगर, देन स्कीमेटिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा आपको हेडिंग भी डालना है वहाँ पे. ठीक है. ये डायग्राम किसका है. देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल प्लेट ई एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल थ्रू द सर्फेस. These electrons are known as photoelectrons and are collected at the collector C. Free electrons are available on the metal plate. They are emitted if sufficient energy is supplied to them to overcome the barrier that keeps them inside the metal surface. तो इस तरह से यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये आ जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. सो इस तरह से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ये कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 में देखो हमसे क्या कहा है स्टूडेंट्स, डिफाइन द करंट ग्रेन अल्फा DC एंड अल्फा. क्वेश्चन 17 में देखो हमसे क्या कहा है, डिफाइन द करंट गेन अल्फा DC एंड बीटा DC फॉर अ ट्रांजिस्टर, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम. सो यहाँ पे देखो द कॉमन DC बेस करंट रेशियो और करंट गेन अल्फा DC इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट. सो अल्फा DC इज इक्वल्स टू IC अपॉन IE. इस तरह से आपको इसके आगे में और कंटिन्यू करके इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करना है. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में देखो हमसे क्या कहा है, फाइंड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन. सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का हमें यहाँ पे रिलेशन भी ऑब्टेन करने के लिए कहा है. तो चलिए इसे देखते हैं कैसे आएगा. फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जो सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड है उसकी डेफिनेशन आ जाएंगी, द सरफेस मॉलिक्यूल्स पोसेसेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड. द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर इज नोन एज सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड. ये आ गई डेफिनेशन. फिर इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में जो रिलेशन है वो आपको बताना है. तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन लिख देंगे. सो अ प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं या फिर आइसोथर्मल चेंज कहते हैं. फॉर सच अ सिस्टम डेल्टा टी जो होता है वो 0 होता है. आइसोथर्मल एट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या कहा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो वर्क डन बाय अ गैस का ये जो इक्वेशन है आपको यहाँ पर ऑब्टेन करना है. तो इस तरह से यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कंप्लीट होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 में देखो हमसे क्या कहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. शो दैट the distance between the two successive nodes or antinodes is lambda by
टू, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव का जो एक्सप्रेशन है फॉर इक्वेशन वो हमें यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। सो ये देखिए इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहली बात स्टेशनरी वेव क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड स्पीड प्रोपेगेट इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू सेम रीजन ऑफ मीडियम, then their superimposition under certain condition creates a stationary interference pattern, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। देन यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स को कंसिडर कर रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड वेवलेंथ जो है वो इक्वल है एंड दे आर प्रोपेगेटिंग ऑन अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये चीज़ हमें याद रखना है कि 2πn क्या होता है, ओमेगा होता है, एंड 2π/λ कितना होता है, के होता है, ठीक है। So the equation of wave traveling along x-axis in positive direction, x एक्सिस में जा रही है वेव, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। सो वाई टी कितना आ जाएगा, ए साइन इंटू 2π विद इन ब्रैकेट एन टी माइनस x/λ। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन स्टूडेंट्स, यहाँ पर y2 जो है इट इज़ इक्वल्स टू a साइन 2π इंटू एन टी, अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x/λ आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, व्हेन दिस वेव्स इंटरफेयर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। यहाँ पे देखो y1 की इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया हुआ है एंड यहाँ पे साथ ही में हमने y2 की भी इक्वेशन ऑब्टेन की है। सो दोनों को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है साइन सी प्लस साइन डी, वो वाली यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा कैसे आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2a sin 2n पाई टी इंटू कॉस ऑफ 2πx/λ। फिर इसे हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेंड होंगी। सो यहाँ पर 2a इंटू कॉस ऑफ 2πx/λ उस इट इज़ इक्वल्स टू a, ऐसा हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू a साइन 2πnt आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn होता है, ये याद रखने के लिए बताया था यहाँ पर ही, ठीक है। सो ओमेगा के जगह 2πn के जगह पर यहाँ पर हम ओमेगा पुट कर देंगे। सो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पिडेंस ऑफ एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC पावर सप्लाई एंड ड्रॉ फेसर डायग्राम। दो क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन डिराइव करना है एंड देन फेसर डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसा आएगा। यहाँ पे ये जो फिगर है, दिस फॉलोइंग फिगर शोज एन इंडिकेटर ऑफ इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस L है यहाँ पर हमारे पास में, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस C, रेसिस्टेंस R, फिर एक की आ गया हमारे पास में यहाँ पे, एंड सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF connected to form a closed circuit unit. The inductor, capacitor and resistors are assumed to be perfect, ठीक है। Next, because they are connected in series, they all carry the same current. I is equals to I naught sin of omega t at any given time. Current is in phase with voltage across resistor ER is equals to RI. The voltage across inductor XLI is pi/2 radian, while voltage across capacitor EC is equals to XCI is pi/2 radian behind the current, ठीक है। दिस इज डिपिक्टेड इन फेसर डायग्राम। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे फेसर डायग्राम आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये फिगर से फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है वो ऑब्टेंड करेंगे, ठीक है। इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू E0/I0, विच इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट इज़ कॉल्ड द इम्पिडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें देखो सेकंड में पूछा था आपसे फेसर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो इस तरह से ये जो आपका फेसर डायग्राम है वो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 2 लाइन्स इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट 2 लाइन्स में
ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की. सो बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम emission lines arises when an electron transition from a higher level n2 greater than 2 down to n1 is equals to n2 is equals to 2 energy level. The wavelength lambda of emitted photon during such a transition can be calculated using Balmer formula, which is a specific case of Rydberg formula for emission. So Balmer formula क्या होता है? Balmer formula 1 by lambda is equals to r into 1 upon 2 square minus 1 upon n2 का square. n1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल गई है, ठीक है. सो लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है. आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ होती है. n1 की वैल्यू 2 है. n2 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑफ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है. अभी हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मल सीरीज के लिए बात करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एच ए के लिए बात करेंगे. तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है हमारा? n3 से n2 से n1 की तरफ. n2 कितना है? 3 है. और n1 कितना है? 2 है. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर. फिर उसके बाद में फॉर सेकेंड लाइन इन द बाल्मर सीरीज के लिए सेकेंड लाइन में हम लोग यहाँ पर ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे. 1 अपॉन एच बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट था आर, उसकी वैल्यू आ जाएंगी 1.097 इंटू 10⁻⁷ विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन, यहाँ पर देखो हमारे पास में जो n1 है वो हमारा 2 है और n2 कितना है? 4 है, ठीक है. सो यहाँ पर ये 2 का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. सो इस तरह से इसे हम लोग फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. फर्दर इसे यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा लैम्डा एच आ जाएगा और यहाँ पर लैम्डा एच भी आ जाएगा, ठीक है. सो लैम्डा एच एक की वैल्यू कितनी आ गई? 656.3 नैनोमीटर. और लैम्डा एच बी की वैल्यू कितनी आ गई? 486.2 नैनोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इस तरह से यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 है वो भी कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23. अ करंट कैरिंग टोरॉइड वाइंडिंग इज इंटरनली फिल्ड विथ लिथियम हैविंग ससेप्टिबिलिटी x is equals to 2.1 into 10⁻⁻⁵. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of lithium over that without it? So यहाँ पर हम लोग को करंट कैरिंग टोरॉइड है, यहाँ पे हमें परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है. सो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा. टू डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड व्हेन इट इज फिल्ड विथ लिथियम, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी x is a dimensionless proportionality constant that indicates the degree to which a material can be magnetized in response to an external magnetic field inside a material. In presence of external field, beta naught can be expressed as b is equals to mu into beta naught, जहाँ पर mu क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन है, which is equals to mu naught into 1 plus x, which is equals to 4 mu into 10⁻⁻⁷. गिवन में देखो हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है. एक्स एल आई इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵. परमेबिलिटी ऑफ लिथियम म्यू एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स है. तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷ होती है. 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 2.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है. तो इस तरह से म्यू एल आई की वैल्यू आ जाएंगी. देन हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है. परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बीटा एल आई माइनस बीटा नॉट अपॉन बीटा नॉट इंटू 100, ठीक है. सो इस तरह से इसे आपको सॉल्व करके हमें परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू मिल जाएंगी. दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम ओवर दैट विदाउट इट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास में 0.0021% आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 में देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है? द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 200 मीटर. फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक इफ द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ कार कैन बी ड्रिवन सेफली अलॉन्ग इट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. कैसे सॉल्व होगा? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन में हमें v दिया हुआ है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, रेडियस आर 200 मीटर दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड. सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी. यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है? थीटा होता है. मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे हमें दी हुई है. सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी होता है.
सो यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमें सब्सटीट्यूट करके यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि कितनी होती है 17.7 डिग्री. सो द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 17.7 डिग्री टू अलाउ अ कार टू बी ड्रिवन सेफली अलॉन्ग इट एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25. इसमें देखो हमें मेयर्स रिलेशन जो है वो प्रूव करने के लिए कहा गया है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R/J. ठीक है, सो सबसे पहली बात हम लोग मेयर्स रिलेशन हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो यूज़ करके हम वो प्रूव करेंगे. ठीक है, सो इस तरह से देखिए उसका कुछ सॉल्यूशन आएगा. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट अ सिस्टम हीट एब्जॉर्प्शन इक्वल टू इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड वर्क डन. सो DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW होता है. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. देन उसके बाद में रिलेशन बिटवीन CP एंड CV हम ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, लेट द गैस बी हीटेड एट कॉन्स्टेंट वैल्यू so that its temperature increases by dt. If Q1 is equals to heat applied to 1 mole of gas at constant volume, then Q1 is equals to C dt हो जाएगा. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट द गैस बी हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अंटिल इट्स टेम्परेचर राइजेस टू C dt. तो फिर देयरफॉर Q2 इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड टू 1 मोल ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो फिर देन Q2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा CP dt आ जाएंगे. इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा. Q1 स्टूडेंट्स हमारे पास में कितना आया है CV dt आया. Q1 क्या आया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में C1 dt आया है एंड Q2 क्या आया है CP dt आया है. ठीक है, so when a gas is heated at constant volume it will not perform external work. According to the first law of thermodynamics, the heat supplied will just increase the internal energy of gas. इक्वेशन 1 becomes इक्वेशन 1 क्या हो जाएंगी फिर हमारी DU is equals to CV dt. ठीक है, when the heat is given under continuous pressure, it increases internal energy and allows the gas to perform work dW. As the volume of gas increases, the work done by the gas dW is given by PdV. According to basic law of thermodynamics, Q2 is equals to Q1 plus dW, Q2 is equals to DU plus dW. अभी Q2 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे CP dt थी, वो पुट करेंगे हम लोग. DU की जो वैल्यू है वो CV dt है, वो पुट करेंगे एंड वर्क डन जो है वो PdV है. ठीक है, सो वो हम यहाँ पे पुट कर दिए. सो CP इंटू डी टी इज इक्वल्स टू CV इंटू डी टी प्लस PdV. फिर CV dt को हम इधर LHS में लेके आ गए. फिर CP माइनस CV इंटू डी टी इज इक्वल्स टू PdV. तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू PdV बाई dt. अभी आइडियल गैस के लिए हम लोग PV इज इक्वल्स टू NRT बोलते हैं. N जो है वो तो 1 मोल के लिए हम बात करें तो N तो 1 आ गया. ठीक है, सो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे P इंटू वी है ना, तो PV के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे RT पुट कर देंगे. सो ये क्या हो गया RT dt अपॉन dt आ गया. तो इसलिए यहाँ पे dt कैंसिल हो गया तो R बचा. तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ CP एंड CV आर मेजर्ड इट इन यूनिट देन R इज़ द यूनिट ऑफ वर्क. सो R क्या है, वर्क का यूनिट है. सो देन CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R/G. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो मेयर्स इक्वेशन है ये हम लोग ने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26. यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू 8 sin 628.4t. फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ EMF, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एट टाइम t इज इक्वल्स टू 10 ms. ठीक है, सो चलिए देखते हैं 26 का सॉल्यूशन किस तरह से आएगा. सो देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें E इज इक्वल्स टू 8 sin 628.4t. पीक वैल्यू ऑफ EMF जो है वो E नॉट जो है वो हमारी क्या आ गई, ये 8 आ गई. फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF F फाइंड आउट करना है, ये हमें ओमेगा टी दिया हुआ है स्टूडेंट्स. यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है 628.4 दिया हुआ है. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 f होता है फ्रीक्वेंसी, F फाइंड आउट करना है. सो F इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, 2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, उससे फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी. देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एट टाइम t इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे फाइंड आउट करना था. सो यहाँ पे t की जो है इसके जगह पे हमें क्या डालना है 0.01 सेकेंड्स आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, सो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी कंप्लीट होता है एंड उसी के साथ में जो सेक्शन C है आपका वो कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेक्शन D. सेक्शन D में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, डिराइव द इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर होता क्या है स्टूडेंट्स वो बताना है एंड देन उसके बाद में हमें उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है
और फिर उसके बाद में इक्वेशन डिराइव करना है हमें ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आएगा ट्रांसफार्मर का। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है वो आपको बताना है। सो ट्रांसफार्मर क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू और वाइस वर्सा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। देन उसके बाद में ये आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स, ये आयरन कोर, इधर सेकेंडरी कॉइल, इधर प्राइमरी कॉइल, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक कंस्ट्रक्शन करके हेडिंग डालना है एंड देन एक वर्किंग करके हेडिंग डालना है, ठीक है। सो अगर हम लोग पहले वर्किंग करके हेडिंग डाल देंगे, सो देखिए वर्किंग में आ जाएगा हमारे पास में वर्किंग, whenever the magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the neighboring cell, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा वर्किंग का आपके, ठीक है। इन अ ट्रांसफार्मर देयर आर टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड बाउंड ऑन अ सॉफ्ट इनर कोर and wound on a soft iron core. Primary and secondary coils are called as input and output coils respectively. फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा आपके, ठीक है। When an AC voltage is applied to the primary coil, the current through the coil changes sinusoidally, causing similar changes in the magnetic field through the core. As the changing magnetic field is linked with both primary and secondary coil, EMF is induced in each coil. The magnetic flux linked with the coil depends upon the number of turns in the coil. Let phi be the magnetic flux linked per turn with both the coils at an instant t. Np and Ns be the number of turns in the primary and secondary coil respectively. Then, at the instant t, the magnetic flux linked with the secondary coil phi p is equals to Np phi, and with the secondary coil phi s is equals to Ns phi. Induced EMF in primary and secondary coil will be EP and ES, ये हमें दोनों को निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में NP NS बाय NP का हमें रेशियो ऑप्टेंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से ये वाला जो पूरा है केस 1 केस 2 ये भी आपको ऑप्टेंड करना है। ये जो ES है और ये EP है, ES अपॉन EP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP विच इज इक्वल्स टू IP अपॉन IE, NP अपॉन NB, इस तरह से ये आपका जो इक्वेशन है वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है, यूज़ द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हमें ज्योमेट्री यूज़ करके बताना है। सो देखो स्टूडेंट्स पेज नंबर 169 में आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहला यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, यहाँ पर उसका डायग्राम ड्रॉ कर देना, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें हैं यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो बता देना। पेज नंबर 170 पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। सो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में जो भी सब चीज़ें दी हुई है जैसे कि द पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S1 एंड S2, ये जो भी ज्योमेट्री है इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना। एंड देन उसके बाद में यहाँ से ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ये इक्वेशंस डिराइव करके आप लोग वहाँ पे दिखाना, ठीक है। कंसिडरिंग ट्रायंगल से तो लेके पूरा यहाँ तक के W इज इक्वल्स टू लैम्डा D बाई D तक के फ्रिंज विड्थ तक के ये वाली इक्वेशन आ जाएंगी पेज नंबर 170 की। एंड देन पेज नंबर 171 पर यहाँ पर ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दस बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आर इक्विडिस्टेंट एंड हैव इक्वल वेट्स। सो वी कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द two waves as follows: relation between phase path difference and phase difference delta phi and delta L is given by delta phi is equals to 2 pi by lambda into delta L, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से ये वाला जो है ये आपको डेल्टा फाई एन इज इक्वल्स टू एन विथ माइनस हाफ इंटू 2 पाई वेयर एन इज इक्वल्स टू +1 + 2, ठीक है। सो यहाँ तक के ये आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर, 2 पॉइंट्स ईच, 2 पॉइंट लिखने हमें एमीटर और वोल्ट मीटर के डिफरेंस से रिलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस आता है एमीटर और वोल्ट मीटर के, इसके कुछ पॉइंट्स है, ये आपको लिखना है कि एमीटर जो है वो करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है, वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है। इट इज़ एन एमसीजी विथ लो रेसिस्टेंस, इट इज़ एन एमसीजी विथ हाई रेसिस्टेंस। The smaller the shunt, the greater will be the current measured. The larger its resistance, greater will be the potential difference measured. फिर उसका रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर और रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर को फाइंड आउट करने का यहाँ पर उसका फॉर्मूला, ठीक है। सो इस तरह से ये डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में। एंड देन उसके बाद में टोटल एनर्जी जो है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन, तो वो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कितने फ्रैक्शन रहेंगे, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर होता है एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी करके उसका फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर जो एक्स है इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी स्टूडेंट्स, 1/3 दी हुई थी, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर ये हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमारे पास में टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 9/8 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30 में देखो हमसे क्या पूछा है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ Ferris perfectly black body where the RMS speed of hydrogen molecules at 227 degrees Celsius and RMS speed of oxygen molecules at 127 degrees Celsius given that the molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डायग्राम का। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर RMS स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पर ये जो फेरिस ब्लैक बॉडी है उसका ये जो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम जो है ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ये है फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, इसका ये डायग्राम आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में आपको ये RMS स्पीड वाला हाइड्रोजन एटम का जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो 2 ग्राम दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 32 दिया हुआ है। देन उसके बाद में जो टेम्परेचर दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का वो 227 दिया हुआ है, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 500 केल्विन आ जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 400 क्या हो जाएगा। RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल्स टू √3RT/m0, ठीक है। m क्या है, मोलर मास है, तो हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का मोलर मास, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का VRMS फाइंड आउट करना है हम लोग को, ठीक है। उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो VRMS ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड VRMS ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों का रेशियो लेंगे, विच इज इक्वल्स टू √T1/T2 इंटू मोलर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो VRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, √20 आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, अ स्पेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन शो करना है फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या कहा है, कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C बीइंग चार्ज्ड बाय अ DC सोर्स ऑफ वोल्ट V एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर एक कैपेसिटर हम लोग ने कंसिडर किया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है, जो कि एक चार्ज बाय अ DC सोर्स है जिसका वोल्टेज कितना है, V है, ठीक है। During the process of charging, let Q be the charge on the capacitor and V be the potential difference between the plates. Hence, Q is equals to CV होता था, तो C is equals to Q by V हो जाएगा, ठीक है। So, a small amount of work is done if a small charge dQ is further transferred between the plates. So, dW is equals to V into dQ. So, Q dash upon C into dQ आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में टोटल वर्क डन हमें ये करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एनर्जी स्टोर का है, तो एनर्जी स्टोर किसके फॉर्म में रहेंगी, वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW की यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, लिमिट 0 to Q रहेगी, ठीक है। 1/c कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, Q डैश dQ आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन Q² बाय 2 आ जाएगा। सो वर्क डन कितना आ गया, हाफ Q
स्क्वायर बाय सी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद में दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर। दिस वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स एज फॉलोज, यू इज इक्वल्स टू हाफ q square by c which is equals to half cv square which is equals to half into qv because q is equals to c into v होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से पहले ये एनर्जी स्टोर का जो डेरिवेशन है वो आ जाएगा। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन उसके बाद में जो कैपेसिटेंस है सी जो है वो उसकी वैल्यू हमें 2 माइक्रो दिया हुआ है, 2 म्यू सी दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर दिया हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये सभी वैल्यूज़ को आपको ये सभी वैल्यूज़ यूज़ करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर है और इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला में ये सभी वैल्यूज़ पुट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमारा जो फिज़िक्स का क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2024 का जो पेपर था वो हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।